स्वागत है आपका एक और चर्चा में ओरिजिन आईएएस की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यूएस ने 20 साल बाद अब फैसला कर लिया है और फाइनली सितंबर में ये बाहर होने वाले हैं। अफगानिस्तान से यूएस आर्मी जो है वो 20 साल बाद बाहर निकलने वाली है। ये जो एक फॉरएवर वॉर के तौर पे देखी जा रही थी कि ये नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म न होने वाली लड़ाई जैसे देखी जा रही थी, अब उससे ये बाहर आने वाले हैं। इसके साथ में जो अलग अलग इक्वेशंस बन रही हैं, ज़रा उनके बारे में हम नज़र डालते हैं। अलग अलग, चाहे चाइना पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ में ये डील कैसी है, इसके टर्म्स कैसे हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये काफ़ी सिजलिंग टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पे मेंस में भी सवाल बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आज से ही नहीं, आप देखेंगे शुरुआती दौर से, जब से ये कॉलोनियल एरा चालू हुआ है तब से अफगानिस्तान को बफर के तौर पे ट्रीट किया जाता था। उसके बाद आप देखेंगे कोल्ड वॉर चालू हुआ, तब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था अफगानिस्तान, जिसकी वजह से यूएसएसआर ने इन्वेट किया था अफगानिस्तान को, और वो कहानी किसी और दिन के लिए है। आज मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, जो करंट इवेंट चल रही है, कि जो फॉरएवर वॉर माना जा रहा था कि 20 साल से जो यूएस ट्रूप है वो वहाँ जा रहे हैं, मर रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं, और यूएस न लेना एक न देना दो, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी यूएस ट्रूप्स की। फाइनली ये वापस आने वाले हैं। वापस आने में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि वॉशिंगटन जो है वो दो पार्टियों को टेबल पर लाने की बात कर रही है। सबसे पहले एक तो तालिबान है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्टी है, उनको टेबल पर लाने की ज़रूरत है। साथ में जो अफगान गवर्नमेंट है उनको टेबल पर लाने की ज़रूरत है, और उनके हिसाब से फिर चर्चाएं चालू होंगी। ये चर्चाएं चालू होंगी कॉमन लैंड पे, जो कि इस्तांबुल टर्की में। ये जो मीटिंग है ये होने वाली थी, ये शेड्यूल हुई थी, जिसमें अर्ली मई, मतलब अप्रैल के अंत या फिर मई की शुरुआत में इस मीटिंग को रखा जाना था, परंतु इसमें थोड़ा सा तालिबान की आनाकानी की वजह से इसको शिफ्ट करा जाता है, और शिफ्ट करके इसको रमज़ान के बाद का रख लिया जाता है। अब रमज़ान के बाद का रखा जाता है, और इसमें जो ये इस्तांबुल में ये जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग के लिए तालिबान तैयार है। फाइनली जो भी इस मीटिंग का आउटकम होगा वो फाइनल आउटकम दोहा में डिसाइड होने वाला है। यहां से आपको क्लियर हो गया कहां पर मीटिंग होगी। इस्तांबुल में मीटिंग होने वाली है। एक इंपॉर्टेंट चीज, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है इसके बारे में आपको पता चल गया। अमेरिका इन्वॉल्व है, और तालिबान और अफगान गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होने वाली है, और भी लोगों को, जो इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं उनको भी यहां पर बुलाया जाएगा। अब बात आती है अमेरिका की, कि अमेरिका ने किस तरीके से कैलिब्रेशन किया है, कि अमेरिका किस तरीके से बाहर निकलेगा, क्या इनका एसओपी होने वाला है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा इनका। सबसे पहले तो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यहां पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने बस ये कहा है कि हमें बाहर निकलना है। दूसरी तरफ पेंटागन जो है, पेंटागन ने इनको एडवाइस किया है कि भाई साहब आपको बाहर निकलना है, करो, लेकिन कुछ कंडीशंस रखो आप। अगर कोई कंडीशंस आप नहीं रखने वाले हो, आप जैसे यूएस ट्रूप्स को वहां से निकालोगे, उसके बाद जो तालिबान है वो पूरे पे कब्जा करके दिक्कतें बढ़ा सकता है। और ये कैसे अभी पता चल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में आज की तारीख में भी आप देखें तो डेडली अटैक्स जो है वो हो रहे हैं। अलग अलग जो प्रोविंसेस हैं, अलग अलग जो भी जितनी जगह हैं, आपको पता है कि काबुल मेन सिटी को छोड़ के आसपास के जितने भी इलाके हैं, जहाँ पर भी जो रूरल एरियाज कहते हैं हम सामान्य भाषा में, जो गांव के इलाके या थोड़े से शहर से हट के इलाके होते हैं, उनमें इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। बामियान के आसपास में आप देखेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, जहाँ पर हज़ारा लोग रहते हैं। जो हज़ारा एक कम्युनिटी है, ट्राइब है, वो लोग रहते हैं, उनके साथ में इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। रिसेंटली देखा जाए तो स्कूलों पे अटैक हुए। काबुल की एक स्कूल है, गर्ल्स की जो स्कूल है, क्योंकि आप जानते हैं वो पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो शरिया सिस्टम है, जिसमें लड़कियों को, बच्चियों को पढ़ाना अलाउड नहीं है। इतनी मॉडर्न सोसाइटी नहीं है वहाँ की, जिसकी वजह से अब ये गर्ल्स स्कूल के ऊपर हमले करते हैं तालिबान, और भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ अभी भी चल रही हैं। तो पेंटागन ने इसीलिए कहा था कि भाई कोई कंडीशंस तो रखो। अगर कंडीशंस आप नहीं रखोगे, बिल्कुल ऐसे ही निकल जाओगे, तब तो तालिबान बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने वाला है। लेकिन उसके बाद भी जो बाइडेन कहते हैं कि नहीं हमें तो बाहर निकलना है, और ये पूरी सिनेरियो अभी तक हमें समझ में आ गया। इवन तो हमें तारीखों से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि एक लॉन्गर रन में ये तारीखें जो हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी कि 14 मई है या फिर 14 अप्रैल है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से यूएस जो है वो बाहर निकला, कंडीशंस रखी या नहीं रखी। अब ये सारी बातों में आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि यूएस जब निकलने वाला है तो यहाँ पर कंसेंसस बने इनके टर्म्स पे, इनकी टॉक्स जो है वो अच्छे तरीके से हों या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये निकलने वाले हैं। ना ही इनको कोई ज़रूरत है या फिर ये इस बारे में सोच रहे हैं कि हम प्रॉपर नेगोशिएशन करके एक प्रॉपर चैनल से पीस एस्टैब्लिश करके निकलें।
अमेरिका के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस चीज़ के बारे में आप भी जानते होंगे, बहुत सी पिक्चरें भी बनी है इसके ऊपर, जिसमें ये जाते तो बढ़िया है, इनकी एंट्री तो बढ़िया होती है, लेकिन जब इनकी एग्जिट होती है ना तो स्टेबिलिटी नहीं होती। आप लिबिया में देख लीजिए, आप इराक में देख लीजिए, हर जगह इन्होंने लिबिया में गए गद्दाफी को मार दिया, आज लिबिया के हाल आप देखो, लड़ाई बड़ाई होती रहती है सारी। इराक में भी यही हाल है, इराक की कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी खत्म हो गई है। जो जॉर्ज वॉशिंगटन सीनियर थे वो इसी चीज़ में समझदार थे, उनने सद्दाम हुसैन को नहीं हटाया था। लेकिन यहाँ पर दूसरे जो जॉर्ज वॉशिंगटन आते हैं वो इराक में जाते हैं, इराक में जाके सद्दाम हुसैन को मार डालते हैं, और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि इराक में किस तरीके की सिचुएशंस है। यहाँ पर अमेरिका का एंगल तो छोटा सा है, पाकिस्तान का एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारी जगहों से संबंधित है। एक तरफ पाकिस्तान से रिपरकशन इंडिया पे भी आएंगे, पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान बैकयार्ड में है पाकिस्तान की, इसीलिए इससे भी रिपरकशन है। पाकिस्तान और चाइना से भी कोई ना कोई एक एस्टैब्लिशमेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। पाकिस्तान आपको पता है जोग्राफिकली भी और अदरवाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस अफगान कॉन्फ्लिक्ट में। जो भी ये महीनों महीनों नेगोशिएशन चली हैं, इन सारी नेगोशिएशंस में तालिबान और यूएस को साथ में लाने में, डील के लिए टेबल पे लाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, और इसके लिए कहीं क्रेडिट से नहीं चूकते, हर जगह क्रेडिट अपना ले लेते हैं। जैसे बाइडन की बात करें तो इनके पहले जो प्रेडिसेसर्स थे वो जनरली एक टाइमलाइन डिसाइड कर देते थे। एक टाइमलाइन होता था कि इस समय इतना होगा, ये होगा, ये होगा, फिर ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ टाइमलाइन जैसी व्यवस्था नहीं देखने मिल रही है। साथ में आप देखें तो जो यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस है अफगानिस्तान में वो लगभग 20 साल होने को आ गया। 20 साल से ये अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान में अगर ये प्रेजेंट है तो इसमें कहीं ना कहीं श्रेय जाता है रावलपिंडी मतलब पाकिस्तान को। ऑपरेशंस के लिए या फिर दूसरे सपोर्ट्स के लिए ये पाकिस्तान से पे डिपेंडेंट है, पर्टिकुलरली यूएस की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी डिपेंडेंस का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने जो भी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई हैं या फिर जो भी अलग अलग जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज चले हैं वो अगेंस्ट इंडिया बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है उस चीज़ को। कैसे आर्म ट्विस्टिंग करनी है, यूएस का फ़ायदा उठाना है कि यूएस तुम्हें ऐसा चाहिए तो इंडिया के लिए ऐसा करो। तो यहाँ पाकिस्तान ने पूरा पूरा फ़ायदा यूएस का उठाया है। आगे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ अब परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी कि अगर ऐसी सिचुएशन में लीथल डिपेंडेंस, अगर ये जो डिपेंडेंस है यूएस पे अगर ये गायब हो जाएगी तो इसके बाद अब अफगानिस्तान में जो भी पॉलिसीज़ बनेंगी अगर ये पाकिस्तान के प्रो नहीं होंगी तो दिक्कत बन जाएगी। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान है इनके जो चीफ जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो पावरफुल मिनिस्टर्स हैं या फिर जो पावरफुल पोर्टफोलियोज लेके बैठे हैं वो मीटिंग्स बैठा रहे हैं, वो मिलना जुलना बढ़ा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। क्यों? ताकि अच्छे तरीके से रिलेशंस एस्टैब्लिश हो पाए। इसके साथ में पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो लॉबिंग हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल हो पाए, जो फॉरेन फोर्सेस है वो जाएं लेकिन स्टेबिलिटी या पीस एस्टैब्लिश करके जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर जीत तो होने वाली है। इस शब्द को देखें आप, फेरिक, ये जो इसका मतलब होता है कि आप जीत तो गए लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपको उस जीत से कि वो नुकसान पूरा करना, अगर आप उस नुकसान को देखो तो जीत को जीत मानना बेकार होगा। तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठो। दूसरी तरफ आप देखें तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जावेद बजवा, ये भी गए थे पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए, और अफगानिस्तान में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े से अच्छे रिलेशन ये डेवलप कर लें, क्योंकि अगर यूएस चला जाएगा उसके बाद अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा इनके लिए परेशानी बन सकता है। अब एक तरफ पाकिस्तान तो चाह रहा है कि अफगानिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाए जाएं, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे से जानता है, और पाकिस्तान को बहुत अच्छे से जानने की वजह से यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, ये पाकिस्तान को एक्यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे ये एक प्रॉपर एक सिस्टम चलाते हैं, एक नेक्सस चलाते हैं जिसमें पूरा तालिबान का सपोर्ट करते हैं। तो अफगान गवर्नमेंट जो एंटी तालिबान है वो जानती है कि पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए अफगान गवर्नमेंट को पाकिस्तान गवर्नमेंट या जो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स या फिर जनरल्स का जो जाना है वो एक आंख नहीं भा रहा है। अब बात आ जाती है कि अंदर अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। अफगानिस्तान के अंदर की बात कर लें कि क्या सिनेरियो है। बाइडन ये चाहते हैं, जो बाइडन ये चाहते हैं कि जो अशरफ गनी है ये अपनी जगह को छोड़ दें, गवर्नमेंट जो है इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, और गवर्नमेंट डिसॉल्व करने के बाद में जो नई गवर्नमेंट बनाई जाए उसमें तालिबान को भी इंक्लूड किया जाए, और फिर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो भी बदलाव आने हैं अफगान कॉन्स्टिट्यूशन में वो तालिबान को इंक्लूड करके तालिबान को एज ए पार्टी लेके किए जाए। दूसरी तरफ जो मिस्टर गनी है वो ये कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट को इस तरीके से डिसॉल्व नहीं करूंगा। वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट डिसॉल्व ना करके नए इलेक्शन करा लो, और नए इलेक्शन में जो जीते वो अपनी पार्टी बना ले। साथ में ये भी कहते हैं कि चलो मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। तो इस तरीके की कंट्रोवर्शियल स्टैंड है। एक तरफ जो गनी है वो डिसॉल्व करने तैयार नहीं है गवर्नमेंट को, दूसरी तरफ जो यूएस है वो प्रेशर डाल रहा है कि आप तालिबान को नई गवर्नमेंट में बिना इलेक्शंस के ही इंक्लूड करो, और उसी हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज लेके आओ। तो ये एक
टसल बना हुआ है गवर्नमेंट्स के बीच में। इसके अलावा अगर आप देखें तो तालिबान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अगर उनसे बात करी जाए कि आप सीज फायर करिए या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं कि आप बमबारी ना करें या जो अपनी हरकतें हैं वो बंद कर दें, तो वो चीज़ भी वहाँ पे नहीं हो रही है। अब सवाल ये भी है कि तालिबान जो है, क्या तालिबान का माई बाप सिर्फ पाकिस्तान है? ये पहले की बात है, पुराने समय में हुआ करता था कि जो पाकिस्तान है वही सिर्फ तालिबान का माई बाप था, तालिबान को सपोर्ट किया जाता था पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन आज के समय तालिबान को सपोर्ट करती है रशिया, चाइना, ईरान। इन सब के जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये जो रीजनल पावर्स हैं, ये अपने फायदे के लिए तालिबान को यूज करते हैं एज अ पपेट। और ये स्थिति बड़ी चिंताजनक बन रही है। और कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि अब यहाँ से चाइना और इंडिया की इक्वेशन एंटर होगी। अब चाइना जो है वो भी बड़ा चिंतित बना हुआ है स्थिति से। वो इसीलिए बना हुआ है चाइना चिंतित, क्योंकि चाइना भी बहुत सारे जो मुस्लिम इश्यूज़ हैं, जो जैसे कि आपको मालूम है जिनजियांग प्रोविंस जो है इनका, वहाँ पर यूगर मुस्लिम्स के साथ काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं। उस स्थिति में आज जब फॉरेन फोर्सेस हैं, जब यूएस की फोर्सेस हैं यहाँ पे अफगानिस्तान में, तो पूरा जो ध्यान है, पूरा जो कंट्रोल है वो यूएस की फोर्सेस के हाथ में है। अगर ये हट जाएंगे बीच में से तो बीजिंग या फिर सही मायने में कहें चाइना जो है वो एक वल्नरेबल पोजीशन में आ जाएगा। और जो भी एक्टिविटीज़ अफगानिस्तान में होंगी उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो आपको देखने मिलेगा चाइना के ऊपर भी। इसी वजह से चाइना अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि ये जो रीजनल अफगान सेंट्रिक नेगोशिएशन है अच्छे तरीके से हो जाए। जो भी मौका मिलता है उसमें ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे तरीके से नेगोशिएशंस करवा दें। नेगोशिएशन ज़रूरी भी है। और एक और चीज़ जिसके लिए चाइना तैयार है वो ये है कि अगर ये सारी जो डिस्कशंस हैं अगर ये फेल हो जाती हैं तो उसके बाद ये अफगानिस्तान के अंदर जो इंट्रा अफगान टॉक्स हैं उसके लिए भी तैयार है, उसको भी होस्ट करने के लिए तैयार है बीजिंग में। इसके अलावा यूएन इंटरवेंशन के साथ में हो सकता है कि अगर ये सारी पीस टॉक्स ना हो तो चाइना अपनी तरफ से पहल करे शांति बहाल करने की अफगानिस्तान में, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में शांति नहीं रहेगी तो उसका जो इम्पैक्ट है वो चाइना पे भी पड़ने वाला है। अब आस्तीन में सांप पालोगे तो सांप पॉसिबिलिटी है कि आपको भी काट ले, और वो स्थिति है। यहां से फिर वो सवाल आ जाता है कि इंडिया का क्या स्टैंड है। शुरू से ही इंडिया का एक स्टैंड रहा है कि अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए अफगानिस्तान में। ये इंडिया का स्टैंड है। तो ये इंडिया का स्टैंड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आप चाहें तो ये लाइन लिख सकते हैं। इवन दो जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो पर्टिकुलरली मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडिया का क्या स्टैंड है, सीधा सीधा कि वो अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। सही मायने में तो इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। इसी वजह से याद करिए जब प्लेन हाईजैक किया गया था इंडिया से और उसको तालिबान के इलाके में लेके जाया गया था, तब हमें नेगोशिएशंस करने के लिए बहुत से जो जेल में कैदी थे, टेररिस्ट थे, उनको छोड़ना पड़ा था। और वो क्यों छोड़ना पड़ा था? क्योंकि हमारे उस समय भी तालिबान के साथ अच्छे टाइज नहीं थे और आज भी हमारे अच्छे टाइज नहीं है तालिबान के साथ। इसकी वजह से जो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस है उसमें जगह तो मिल रही है इंडिया को कि इंडिया एज ए इंपॉर्टेंट पार्टी है, आप आइए, बैठिए, चर्चा करिए, लेकिन इंडिया उस चीज़ को नहीं मान रहा है। इंडिया एक पेरिफेरल रोल प्ले कर रहा है, मतलब दूर दूर से बातचीत में ध्यान दे रहा है। और जो सेकंड लेवल के चैनल्स होते हैं जिसमें मिनिस्टर्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि डिप्लोमैट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उस तरीके की व्यवस्था इंडिया ने बनाई है। क्योंकि इंडिया अपना डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दिखाना चाह रहा है इस पीस टॉक को, जिसमें तालिबान को एज अ मेजर पार्टी ट्रीट करा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट स्टैंड होगा इंडिया का जो आपको याद रखना है। बात करी जाए इंडिया और पाकिस्तान की तो एक तरफ आपको पता है कि एक कंपटीशन चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में। दूसरी तरफ चाइना और इंडिया की राइवलरी भी बढ़ती जा रही है, अलग अलग बॉर्डर इश्यूज के ऊपर, ट्रेड इश्यूज के ऊपर। इस तरीके से बहुत सारी जगह हैं जहां पर चाइना और इंडिया की राइवलरी बढ़ रही है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में तो सब बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं। इसकी वजह से ये जो सिचुएशन है अफगानिस्तान की, जब यूएस छोड़ रहा है अफगानिस्तान को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके जो इफेक्ट्स हैं उसके रिपरकशन बहुत सामने देखने मिलेंगे। चाहे इंडिया नेगोशिएशंस करवाए या इसके इम्पैक्ट को या इसकी टेंशन को कम करने की कोशिश करे, या पाकिस्तान, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी होना। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगा तो दोनों पे इंपैक्ट पड़ेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है पाकिस्तान पे। डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा अगर ये पीस टॉक सक्सेसफुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सीधी सीधी बात है, सबसे पहली बात तो बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा पोरस हैं, तो जो रेफ्यूजी फ्लो है वो बढ़ जाएगा। अगर अफगानिस्तान में कोई दिक्कत होगी तो जो रेफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान में एंटर करेंगे। इसके अलावा जो टेरर अटैक्स हैं वो भी हो सकते हैं पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। आपको मालूम है जो लाइन है, जैसे हम जानते हैं रेड क्लिफ लाइन है, वैसी जो ड्यूरेंट लाइन है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटती है। और ये जो लाइन है, ये इसकी जो फेंसिंग है वो देखते हैं कितना ज़्यादा बचा सकती हैं ये जो नेगेटिव फॉल आउट्स हैं इनके इम्पैक्ट से, कितना मिनिमाइज कर सकती हैं ये जो फेंसेज हैं ड्यूरेंट लाइन के।
अब बात वही आ जाता है जहां से हमने शुरू किया था, वहीं पर हम खत्म कर रहे हैं कि 11 सितंबर तारीख रखी गई है जब ये जो फोर्सेस हैं अमेरिका वापस लौट जाएंगी इस लड़ाई से। क्या क्या रिपरकशन है वो हमें समझ में आ गया। और सीधी सीधी बात यह है कि अगर ये पीस टॉक्स अच्छे से हो गई, अगर यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो अच्छे से बना लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाए तो अफगानिस्तान जो है वो धीरे धीरे केओस में चला जाएगा और सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। जैसे यमन की कंडीशन है लगभग उसी तरीके की या फिर उससे बुरी कंडीशन भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यमन की कंडीशन में स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट कम लोगों के हैं, वहाँ पर सऊदी और ईरान लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अफगानिस्तान की जब बात आएगी तो बहुत से रीजनल पावर्स जो हैं वो भी इस लड़ाई में कूदने वाले हैं। तो सिविल वॉर की सिचुएशन अगर आ गई तो उससे इंडिया पे और पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऑन दी अदर हैंड बाकी की जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यूएस के लिए ये है कि अब यूएस जो है वो दूर दराज का इलाका है, वो अपना हाथ झड़ा के दूर खड़ा हो जाएगा। अब वो बंदरों को लड़ते हुए देख सकता है। ये जो एक तरीके से आपने कहानी सुनी होगी कि लड़वा के दूर खड़े हो जाओ, वो चीज़ यूएस कर सकता है, क्योंकि कंडीशंस यहाँ पर रखी नहीं गई हैं। एक प्रॉपर तरीका होता अगर इनका विड्रॉ करने का पावर, वो ये कर नहीं रहे हैं, सीधा अनकंडीशनल अबेंडनिंग कर रहे हैं ये अफगानिस्तान की। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पार्टीज की बात की, जैसे कि हमने तालिबान की बात करी, तालिबान के हमने बात की पाकिस्तान की, पाकिस्तान के बाद हमने बात की चाइना और इंडिया की। इंपॉर्टेंट है तालिबान के बारे में एक बात समझ लीजिए कि तालिबान जो है उसके लिए पहले पाकिस्तान सपोर्ट करता था, लेकिन अब ईरान, चाइना और रशिया ये सब लोग भी सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो इन सब का भी नाम याद रखना है। और ये जो सपोर्ट ग्रुप बढ़ गया है, ये जो अम्ब्रेला बड़ा हो गया है, इससे दिक्कतें भी बड़ी होने वाली हैं। तो इस डिस्कशन में इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगले किसी डिस्कशन में जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।